फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है। अब रहती हमारी ओनली सेकेंड यूनिट, जिसमें आपके 3 टॉपिक यानी कि 3 चैप्टर आप यहाँ पे पढ़ोगे। फर्स्ट है आपका कम्युनिकेबल डिजीज, क्या मीनिंग है, क्या करेक्टरिस्टिक्स है, मोड, कंट्रोल एंड प्रिवेंट। ठीक है, कि किस प्रकार आप कम्युनिकेबल डिजीज की रोकथाम कर सकते हो। फर्स्ट एड क्या है, ठीक है, क्वालिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ फर्स्ट एडर, ठीक है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जो एक फर्स्ट एड का काम करता है, और क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटीज होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें आप पढ़ोगे वो आएगा आपका योगा एजुकेशन का, जिसमें आप इम्पोर्टेंस ऑफ योगा के बारे में पढ़ोगे, एम्स क्या है, स्कोप क्या है, फंक्शन क्या है योगा एजुकेशन के, कंपोनेंट्स ऑफ पतंजलि अष्टांग योगा, ठीक है, गुड आफ्टरनून बेटे, और एक योगिक डाइट, कंसेप्ट एंड टाइप ऑफ डाइट, फूड, इट्स एप्लीकेशन इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इनके बारे में। अब बात करते हैं हम, निकाल लीजिए अपना कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि संक्रामक रोग, आपने बचपन से ही सुना है कि जब रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जब पहुंच जाते हैं तो उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रामक रोग। यानी कि मुझे कोई बीमारी थी वो दूसरे बंदे को हो गई तो वो क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज जैसे जुकाम था, खांसी था, हम छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, वो दूसरों को फैल रहा है। रिसेंटली इतना बड़ा जो कोरोना वायरस था वो भी क्या था, एक कम्युनिकेबल डिजीज था, ठीक है। तो जो कम्युनिकेबल डिजीज है जिसमें जो बीमारी है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्या कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं हमारे कॉन्टेजिनियस डिजीज और दूसरे होते हैं इन्फेक्शन डिजीज, ठीक है। जो आपकी संसर्ग रोग जिसको बोलते हैं, कॉन्टेजियस जो डिजीज होते हैं वो क्या है, रोगी के संपर्क में आने पर, कोई व्यक्ति बीमार है डायरेक्ट उसके संपर्क में आ गए हम तो ये रोग हमें हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका कॉन्टेजियस डिजीज, जिसमें जैसे आपका जुकाम हो गया, खांसी हो गया, ठीक है, दाद हो गया, आंखें दुख नहीं आना, जैसे आता है ना एक व्यक्ति की आईज आ रखी है तो दूसरा देखता तो उसकी भी आ जाती है, ठीक है। तो खसरा, तपेदिक, ये सारी चीजें क्या है आपके कॉन्टेजियस डिजीज है। और दूसरे टाइप के क्या बताए, इन्फेक्शन, जिसमें क्या होता है, इन्फेक्शन के कारण आपके ये हो जाते हैं। इसमें इन्फेक्शन का यानी कि जो वो कीटाणु होता है या जो भी वो, या तो पानी में दूषित जल, दूषित भोजन या दूषित वायु में जितने भी कीटाणु हैं ये फैलाते हैं, जैसे टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, पैचिस, टेटनस, ठीक है, डिप्थीरिया, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, आपके कम्युनिकेबल डिजीज के। और जो आपके जो ये कम्युनिकेबल डिजीज हैं इसके क्या कारण है, कैसे फैलता है ये आपका, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, एक तो वायु के द्वारा फैलते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के कारण फैलते हैं, भोजन और जल के द्वारा भी फैल सकते हैं, ठीक है। किसी कीड़े ने हमें काट लिया, पहले उसने क्या है, रोगी व्यक्ति को काटा, उसका वो वही उसके उसने बाद में हमें काट लिया, तब भी ये होता है। स्किन के जरिए भी होता है, ठीक है हमारी। उसके बाद जेनिटल पैसेज ये और थ्रोट डिजीज कैरिज, रोग वाहक द्वारा। तो ये इसमें क्या क्या बताया गया भाई, एक तो वायु में, मान लीजिए किसी को काली खांसी हुई है, चेचक हुआ है, तो ये क्या करते हैं, आप जब भी रोगी के मुख और नाक के द्वारा जो भी वायु बाहर आती है तो उसके साथ कीटाणु भी बाहर आते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक क्लास में एक बच्चा है जिसको काली खांसी हो रखी है, वो जैसे ही खांसेगा तो जो खांसने से, अगर मान लो उसने हाथ नहीं लगाया आगे, खांसने से जितने भी वायरस है, जितने भी कीटाणु हैं वो हवा में फैल जाएंगे और फिर वो क्या है, दूसरे बच्चों को भी हो जाएगी। उसके बाद क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से, जब हम डायरेक्ट किसी व्यक्ति से क्या करते हैं, हाथ मिलाते हैं, छींकते वक्त हमने रुमाल नहीं लिया, छींका और ऐसे ही दूसरे व्यक्ति के साथ फिर हाथ मिला लिया तो वो ट्रांसफर हो गए वहां से। कुछ क्या है, खाने और वाटर के जरिए भी, जैसे मक्खियां हैं गंदे पे बैठती हैं, फिर वो हमारे कहाँ है, वो खाने पे बैठती हैं, ठीक है। तो टाइफाइड और डायरिया हमारा इस तरह से हो जाता है। किसी भी इंसेक्ट ने काटा है, जैसे क्या है, मैम। हाँ बेटे,
ठीक है बेटा। अब किसी भी कीड़े के काटने से या किसी भी इंसेक्ट से, मक्खी ने काट लिया आपको, जैसे भी क्या है, जैसे ये हमारे मच्छर हैं, ठीक है, डेंगू का मच्छर है, प्लेग का है, मलेरिया, ठीक है, ये क्या है, कीड़े हमारी त्वचा को काटकर खून चूसते हैं, ठीक है, फिर किसी दूसरे के ऊपर जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये मलेरिया, प्लेग, डेंगू आदि क्या है, जो भी बुखार है उनको फैलाते हैं। स्किन के जरिए भी मान लीजिए हमारी स्किन कट गई, हमें कहीं पे हमने वो नहीं किया, क्या है, हमने सावधानी नहीं बरती, हमें टेटनस हो जाता है, ठीक है, हमने टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगवाया, ठीक है, तो ये वाला। या फिर कोई स्किन के जरिए एलर्जी है, किसी को एलर्जी, और हम भी ऐसे ही करें, हमने कोई भी सावधानी नहीं बरती, तो हमें भी एलर्जी हो जाती है। कुछ होते हैं हमारे जेनेटिकल पैसेज, जनेंद्रिय द्वारा, ठीक है, इसमें क्या है, प्रवेश करते शरीर को रोगग्रस्त, सुजातक, आस्तक ऐसे रोग जो क्या जनेंद्रियों द्वारा फैलते हैं। इसमें रंजित रोगों के जीव जनेंद्रिय तथा योनि मार्ग द्वारा रोगों के कीटाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। जेनेटिकल पैसेज यानी कि जब हम अच्छी तरह से साफ सफाई नहीं रखते हैं तो उस तरीके से ये रोग हमें होते हैं। आगे है जो डिजीज कैरियर के द्वारा, इसमें क्या है, शरीर के कि शरीर में रोगाणु के होते हुए भी बीमार पड़े बिना उन्हें दूसरों के शरीर में संचरित कर देता है, इसे रोग वाहक कहलाते हैं। जैसे अपने शरीर में इतनी प्रतिरोधक क्षमता होती है कि वह रोगाणुओं से भी बीमार नहीं पड़ते, जिससे दूसरे व्यक्तियों को भयंकर रूप से बीमार कर देने की क्षमता होती है, जैसे टाइफाइड, पेचिस, डिप्थीरिया आदि रोग। यानी कि जो हमारे डिजीज कैरियर होते हैं, डिजीज कैरियर यानी कि शरीर में कुछ रोगाणु ऐसे होते हैं जो रोगाणु होते हुए भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता, लेकिन दूसरा उसके संपर्क में आने से क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है, टाइफाइड वगैरह जो हो गया, ठीक है। तो ये था आपका कि क्या है आपके कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं और क्या इसके कारण हैं, ठीक है। तो ये था इसके अब आता है इसका क्या मोड है, क्या कंट्रोल है, कैसे हम इनको रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक दिया था मैंने ज्योति को, ठीक है। आगे ज्योति बताइए इसके बारे में। यस मैम, इसमें ये है संक्रामक रोग की विशेषताएं भी पूछी है, करेक्टरिस्टिक मतलब हाँ जी। इसमें क्या कारण तो नहीं कहेंगे, करेक्टरिस्टिक मतलब इसमें क्या क्या होता है। जैसे कि फैलने की क्षमता इसमें है। इन रोगों में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। मतलब इसमें ये बताना है जो संक्रामक रोग होते हैं उसके क्या 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 करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसकी विशेषताएं हैं, या फिर मतलब किस कारणों से वो होते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, वो कारण हो सकते हैं हवा से, पानी से, भोजन से, या आपके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट संपर्क में जब आप आते हैं, जैसे मच्छर होते हैं, ठीक है। और होता है रोगजनक सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होते हैं ये। मतलब जो संचारी रोग को ही संक्रामक रोग भी बोलते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, परजीवी, ऐसे जो सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव मतलब जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देते लेकिन वो होते हैं, इनके द्वारा ये होते हैं, मतलब दूसरों के उसमें दूसरे व्यक्ति को फैल जाते हैं। यह है संक्रमण की श्रृंखला से मतलब कहने का कि एक व्यक्ति है जो जिसको रोग है, ठीक है, वो किसी दूसरे व्यक्ति के डायरेक्ट संपर्क में आ रहा है। डायरेक्ट मतलब उसने हाथ मिला लिया, ठीक है, या फिर उसे गले मिल लिया, ये होता है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब कि उसने खांसा, चीखा, वो अपने हवा और वायु में मिल गए हैं, हवा पानी में मिल गए हैं, तो वो स्वस्थ व्यक्ति अगर उसके संपर्क में आता है तो वो उससे इन्फेक्ट होकर बीमार पड़ जाता है। ये होता है संक्रमण की श्रृंखला। उसके बाद होती है ऊष्मीय अवधि। ऊष्मीय अवधि मतलब कहते हैं कि जैसे हमने कोरोना के टाइम पे देखा था कि अगर किसी को एकदम कोरोना हो जाता है, एकदम से नहीं पता लगता लेकिन धीरे धीरे उसमें लक्षण आते हैं, कि जैसे रोग होने से पहले एक निश्चित समय होता है ना, टाइम पीरियड की। जैसे बोलते हैं कि हमें कोरोना के लक्षण हमें 10 दिन के अंदर अंदर दिखाई देने लग जाते हैं। किसी को बुखार होता है, और क्या बोलते हैं, बुखार है, और मतलब इन्फेक्शन वगैरह हो गया, दस्त, उल्टी, ये वाले। तो ये कहते हैं मतलब जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं वो होती है ऊष्मय अवधि किसी भी संक्रामक रोग की। एक रोग के होने से पहले एक निश्चित समय होता है जिसे ऊष्मयन काल कहते हैं। इनकब्यूशन पीरियड होता है। इस दौरान व्यक्ति को लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन संक्रमण जो होता है वो शरीर में आ रहा होता है। और होता है तेजी से फैलने की प्रवृत्ति होती है इन रोगों की। कैसे? यदि नियंत्रण ना किया जाए तो ये रोग बहुत तेजी से फैल सकते हैं, जैसे खासकर भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में, कि भीड़ में कोई भीड़ है और वहां पे कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है तो वो अपने साथ साथ बाकी भीड़ को भी इन्फेक्ट कर सकता है। एक है रोकथाम संभव होने से इनके हैं संचारी रोगों को मतलब किस तरह से उसको रोकथाम किए जाती है, जैसे टीकाकरण के द्वारा, अपनी पर्सनल हाइजीन हाइजीन से,
साफ पानी जागरूकता से, साफ पानी, अपने आसपास पानी ना इकट्ठा होने दे, गंदा ना होने दे, टाइम टू टाइम वाटर टैंक साफ करें, अपने कूलर वगैरह है इनको साफ करें, उससे क्या है इसका रोकथाम कर सकते हो। समुदाय पर प्रभाव क्या होता है इसमें, ये रोग केवल व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समाज या फिर समुदाय को प्रभावित कर सकते हैं। अब जैसे कोरोना के टाइम पे एक व्यक्ति को हुआ, किसी एक व्यक्ति को हुआ होगा, उसने क्या पूरे समाज को इफेक्ट किया। उसके बाद अब क्या होता है, अगर इनका टाइम से प्रिवेंशन ना किया जाए, उपचार ना किया जाए, फिर से होने की संभावना रहती है इन रोगों की। कैसे, अब जैसे कोरोना आया था उसमें वो इंजेक्शन वगैरह लगे, कोरोना की वैक्सीन लगी, वो इसलिए लगी क्योंकि आपको इन फ्यूचर वो फिर से ना हो, इसलिए इस मतलब इसको टीकाकरण इसलिए किया जाता है कि इन फ्यूचर आपको ना हो। अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको टाइम टू टाइम फ्लू के इंजेक्शन लगते हैं, टाइफाइड लगता है, मतलब 10 साल तक बच्चों को कुछ ना कुछ वैक्सीनेशन लगती रहती है कि जिससे कि चलो टाइम पहले वो बीमारियां हो चुकी, लेकिन अब जो आने वाली जनरेशन है उनको उस बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण होता है कि जिससे कि वो पुनः ना हो, फिर से बीमार ना पड़े। ठीक है, ये तो हमारे हो जाते हैं करेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स के बाद आता है हमारा मोड। मोड मतलब कहने का किसके द्वारा फैलते हैं ये ये तो तो मैंने बता बता दिया, दिया, तो बता दिया वो तो। हवा पानी वगैरह के हाँ द्वारा जी। फैलते हैं। ठीक उसके है, उसके बाद बाद कंट्रोल और हाँ, प्रिवेंशन कंट्रोल एंड बता दो। प्रिवेंशन किस तरह से आप कर सकते हो। हाँ जी। इसमें क्या होता है कि हम मतलब जो संक्रामक रोग होते हैं उनको हम किस तरह से रोकथाम कर सकते हैं और बचाव कर सकते हैं। सबसे पहले पर्सनल हाइजीन के द्वारा, कि रोजाना हाथ धोना, खाने से पहले हाथ धोना, मतलब वॉशरूम से आने के बाद हाथ धोना, सैनिटाइजर का यूज करना, साफ कपड़े पहनना, शरीर की सफाई रखना, नेल्स हैं, अपने बाल हैं उनको साफ रखना। ठीक है ना। उसके बाद होता है सुरक्षित भोजन और पानी, मतलब उबला हुआ शुद्ध पानी पिए, वो मिनरल वाटर पिए, उबाल कर, चलो अगर किसी के घर में आरओ की सुविधा नहीं है वो उबला हुआ पानी पिए। ताजा ताजा और ढका हुआ भोजन करना, भोजन अगर आप रखा हुआ है किचन में उसको ढक कर रखें जिससे कि कोई मच्छर मक्खी उस पर ना बैठे। अगर वो बैठते हैं तो हो सकता है वो कहाँ से उड़ के आए हैं हमें नहीं पता, तो वो हमारे भोजन को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, जिससे और जो हम भोजन खाएंगे वो हम उससे खुद इन्फेक्टेड होंगे। बासी खुले भोजन से बचें, मतलब बासी भोजन ना खाएं आप। उसके बाद आता है थर्ड है टीकाकरण, वैक्सीनेशन, समय समय पर आवश्यक टीके लगवाना। जो भी अब जैसे कोरोना के टाइम पे सबके लिए वैक्सीनेशन कंपलसरी कर दी थी, उसके लिए सर्टिफिकेट वगैरह भी दिया जाता था। फिर ऐसा भी हो गया था थोड़े टाइम तक तो आप किसी भी मतलब यातायात का साधन जो होता है, आप जो मतलब किसी भी ट्रांसपोर्ट में सफर करते हैं तो उसमें आपको दिखाया जाता था कि भाई देखते थे वो लोग कि भाई आपने प्रॉपर वैक्सीनेशन ली है कोरोना की या नहीं ली। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको मतलब जैसे मैम आजकल टीकाकरण वगैरह चला हुआ है, स्कूल में भी मैम आजकल ये होता है, जैसे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उसमें छोटे बच्चों का वैक्सीनेशन कार्ड लेते हैं कि भाई मतलब कहने का कि इस बच्चे की वजह से भाई हमारे बाकी बच्चों पर नुकसान ना हो। उसके बाद रोगी से दूर रहना, अवॉइड करना कांटेक्ट को। अगर हमें पता लगता है कि इस इंसान को किसी प्रकार का कोई रोग है, संक्रामक रोग, उससे थोड़ा सा मतलब डिस्टेंस मेंटेन करके रखें जिससे कि आप उसके संपर्क में आके खुद रोगग्रस्त ना हो जाएं। ठीक है। उसके बाद होता है पोषण और व्यायाम, टाइम टू टाइम व्यायाम करें, उससे क्या होता है आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब जो होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे बोलते हैं, क्या बोलते इम्यूनिटी हैं, सिस्टम। हाँ, हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो हमारा स्ट्रांग हो, जिससे कि अगर हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया वायरस अगर वो आ भी जाता है तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि उससे लड़कर हमें बीमारी से बचाए। और अच्छा भोजन ले, फल फ्रूट्स सब्जियां ये सब ऐड करें, जूस वगैरह ये सब पिए। ठीक है, नियमित व्यायाम करना, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े जिससे कि इम्यूनिटी सिस्टम। ठीक है। अब वो तो जो मैंने 4-5 पॉइंट बताए ये आपकी है पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड है, जैसे भोजन है, वैक्सीनेशन है, ये पर्सनल हाइजीन हो गई। अब होता है सामुदायिक स्तर पर नियंत्रण, आप किस तरह से कहते हैं। सामुदायिक स्तर पर आ जाता है, जैसे फर्स्ट है मतलब क्लीन एनवायरनमेंट, अपने आसपास सफाई रखें, कचरा सही जगह फेंकें, गंदे पानी का जमाव ना होने, जो अपना गली मोहल्ले आसपास है, क्योंकि गंदा पानी है वो उस पे मच्छर बैठ रहे हैं, वो क्या हो रहा है, आप ही रह रहे हो आस पड़ोस में, आपको इन्फेक्ट करेगा वो, किसी दूसरे को तो करेगा नहीं। तो स्वच्छ पर्यावरण, शुद्ध जलापूर्ति, सेफ वाटर सप्लाई, साफ और सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था हो, और उससे क्या है मतलब लोग पिएंगे नुकसान पहुंचेगा उनको, बीमारियां आएंगी। जल स्रोतों की सफाई की जाए, जैसे नदी नल नाले जो होते हैं इनकी सफाई की जाए। ये है आपकी समुदाय स्तर पर, मतलब जो हमारे गवर्नमेंट है या अपने लोग हैं वो क्या क्या कर सकते हैं इन डिसीज को रोकने के लिए। स्वास्थ्य शिक्षा, मतलब हेल्थ एजुकेशन के बारे में अवेयर किया जाए लोगों को। हेल्थ एजुकेशन आजकल तो मैम स्कूल में प्रोवाइड की जाती है। अगर कोई गांव है, मोहल्ला है, कोई ज्यादा ही बैकवर्ड गांव है, वहाँ पे मैम मतलब सेमिनार वगैरह भी किए जाते हैं। ठीक है ना।
लोगों को रोगों के फैलाव और बचाव के बारे में जागरूक करना, स्कूल और समाज में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं। रोगों की पहचान और उपचार करना, मतलब अगर आप टाइम टू टाइम से अगर किसी को कोई डिसीज है, कम्युनिकेबल डिसीज है, तो उसकी पहचान करें और फिर पहचान करने के बाद उसका टाइम पर ही उपचार कर लिया जाए, जिससे कि वो और मतलब जिसको है उसको तो इन्फेक्ट ना उसको और मतलब इफेक्ट ना करे, और जो बाकी जो उनके आसपास हैं उसको भी बचा के रखे। जैसे रोग के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से इलाज लें और संक्रमित व्यक्ति को थोड़ा अलग रखें, आइसोलेशन में रखें उसको। अब कोरोना के टाइम पे यही हुआ था, जिसको कोरोना हो जाता है उसको थोड़ा आइसोलेट कर दिया जाता है कि अलग रूम में उसके जो भी अपने कपड़े हैं, बेडशीट है, बर्तन वगैरह, उसको डिटोल से साफ किया जाता था। तो ये होता है। वाहक नियंत्रण, वेक्टर कंट्रोल से मतलब कहने का मच्छरों को खत्म करें, पानी जमा ना होने दें तो जिससे कि मच्छर खत्म होंगे, और कीटनाशकों का प्रयोग करें। ठीक है। अब होते हैं गवर्नमेंट ने क्या क्या टीकाकरण कार्यक्रम चलाए हुए हैं, स्वास्थ्य सेवा का विस्तार किया हुआ है, महामारी के समय विशेष नियंत्रण जैसे क्वारंटाइन। अब जब इतना बड़ा संकट आ गया था देश पे कोरोना के टाइम पे, तो सरकार ने कितना कुछ किया था, टीकाकरण वगैरह किया था। ठीक है। और मैम मेरे में तो यही थे, और मैं कुछ देखती हूँ। बस बहुत है इतने, तो 5-7 लिख के आओगे तुम। हाँ मैम। आ गया बेटा समझ में? कम्युनिकेबल डिजीज बचपन से हम पढ़ते आए हैं, है ना? ये तो यस जिसके मैम। पास फिजिकल नहीं थी तब भी पढ़ा था ये तो हमने। अब ये नहीं यस। पता मैंने कौन सी बुक में पढ़ा था। अब अगला है हमारा फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है? एक मिनट, ये जो है कम्युनिकेबल डिसीज में डिसीज वगैरह दिए हुए हैं, जो मतलब एक एक चेचक है, ये अपना काली खांसी वगैरह है, तो ये सब तो शायद हमारे में नहीं है। नहीं है, बस जो है दे ना? रखा है ना आपका सिर्फ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन वाला दे रखा है। हाँ, लेकिन कंट्रोल। आप एग्जाम्पल में दे सकते हो कि कम्युनिकेबल एग्जाम्पल में। डिजीज कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे मैम आपका चेचक हो गया, काली खांसी हो गया, खसरा हो मैम गया। अब तो नया भी तो आ गया ना तुम्हारा, वो कोरोना वायरस। कोरोना, और मैम सबसे बड़ा जैसे HIV एड्स वगैरह जो होते हैं, ये मतलब उससे फैलते हैं, अपनी पर्सनल हाइजीन वगैरह से। तपेदिक इसमें दे दिया आपका। हाँ। और अगर कोई किसी की यूज करी हुई सिरिंज या इंजेक्शन का यूज करते हैं, ब्लेड वगैरह, ये सब इनसे भी होता है। हैजा, तो ये एग्जाम्पल में लिखाना आप लोग। टाइफाइड। अब आ जाइए। अब ना बार बार एक ही क्वेश्चन को ये कई तरीके से भी देंगे, लेकिन आपको इतना नहीं करना, जस्ट मीनिंग क्लियर होना चाहिए, क्या पूछा है वो बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अब यस मैम। आता है आपका फर्स्ट एड। ये भी हमने बचपन में पढ़ा है। ठीक है, फर्स्ट एड क्या होती है, इसके बारे में हमें, इसका क्या मीनिंग है, क्या स्कोप है, क्या क्वालिटीज है। ठीक है, और इसमें क्या क्या ड्यूटीज हैं एक फर्स्ट एडर की। अब ये फर्स्ट एड वाले आपकी बुक में भी काफी दे रखा है, लेकिन इन्होंने अलग अलग करके दे रखा है। खाली मीनिंग, स्कोप, क्वालिटी और ड्यूटीज ये ओनली एमडीयू का है, बाकी वाला एक्स्ट्रा वो जितना क्षेत्र है का। वो केयू का है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो फर्स्ट एड क्या होती है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि जब भी कोई दुर्घटना हो जाती है तो हमें डॉक्टर के जाने से पहले हम कुछ उसकी, मान लीजिए, एक फर्स्ट जो प्राइमरी जो सहायता उसको देते हैं आपातकाल में। ठीक है, जो इमरजेंसी में मान लीजिए किसी का खून बह रहा है तो हमने पट्टी कर दी उसकी वहां पे, ताकि खून ना बहे, उसको इजीली हम कहाँ तक पहुंचा सके, मेडिकल तक पहुंचा सके। ठीक है, यानी कि एक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को सबसे पहली जो सहायता पहुंचती है वो क्या कहलाती है आपकी, फर्स्ट एड, यानी कि प्राथमिक उपचार कहलाता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लीजिए प्राथमिक चिकित्सा में तत्कालिक चिकित्सा से अधिक और कुछ नहीं होना चाहिए, यानी कि ज्यादा कुछ नहीं करते। अगर खून बह रहा है तो पट्टी कर दी और उसको कहाँ तक पहुंचा दिया हमने, हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया। ठीक है, तो प्राथमिक सहायता में हमारा प्रॉपर इलाज नहीं होता। फर्स्ट टाइम जो भी कोई दुर्घटना हुई है उसमें उनको थोड़ा सा हमने हेल्प कर दी। अब मैम जैसे बताइए। खेल कूद के समय पे चोट लग जाता है, हाँ जी। गेम्स में खाना बनाते टाइम कुछ मतलब जल वल जाता है, तो वो जो होता है ना वो प्राथमिक सहायता में आ जाता है ये सब। हाँ जी, बताइए अब आगे। रंजन का ही था ना ये टॉपिक? यस मैम, मैं ही तो बता रही। पता है मुझे।
वो थोड़ा-सा एक बार मैम बोलिए इसमें तो? यही आपने तो सही बोला, यही तो है हाँ कि जी। मतलब जब भी हम जैसे खेलते हुए या फिर अचानक से आग-वाग लग जाती है, तो प्राथमिक सहायता में यही देखा देखा जाता है कि छोटी छोटी घटना है कि बड़ी घटना है। अगर प्राथमिक सहायता में हम घर जो फर्स्ट एड बॉक्स वाला होता है, वो हम घर पे कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो भारी होता है, तो हम तुरंत आस-पास के जो लोग होते हैं, उनको कन्फर्म करते हैं, उसके थ्रू जा हॉस्पिटल ले जाते हैं और उनको मतलब वहाँ पे शिफ्ट करके उसका इलाज किया जाता है। हाँ जी। अब आती है उपचार इसके का बाद स्कोप ऑफ, देखो फर्स्ट एड का मीनिंग सबको क्लियर है ना? ए टू जेड हमें बचपन से फर्स्ट एड के बारे में तो बताया ही जाता है, ठीक है? आगे आता है स्कोप ऑफ फर्स्ट एड। आप प्राइमरी सहायता का क्षेत्र यानी कि कैसे पता लगाओगे कि भई यहाँ पे ज़रूरत है? तो स्कोप में क्या है, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफ़ाई करनी होती है कि सिम्पटम्स को, कि क्या डिज़ीज़ है, ठीक है? टू डायग्नोज़ करना और फिर क्या है उसकी रेमेडी बनाना, ठीक है? बताइए भई इसके बारे में। सबसे पहले तो रोग के लक्षणों का पता लगाते हैं, क्या उपचार करना है और क्या रोग का निपटार है, ठीक है? या कुछ अलग दे रखा आपकी बुक में रंजन? मैम मेरे बुक में तो अलग है। आप जो बता रहे थे ना, वहाँ तक तो ठीक था। स्कोप फिर कुछ अलग दे रखा है आपकी बुक में? इसमें तो ये लिखा है चोट का निदान करना, उपचार करना, तुरंत निपटारा करना, फिर हाँ उसके जी। बाद प्राथमिक सहायता के लिए आवश्यक सामग्री अच्छा, 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 अच्छा। अलग देखो, है तीनों की, फिर पट्टी करना, फिर चोटी पट्टी करना, यही सब है, फिर ड्यूटीज़ रुई, में कैंची ये सब रखना। ये ड्यूटीज़ में आ गया बेटा। मैं एक बार थोड़ा स्कोप बता दूँ, ठीक है? मैम स्कोप में है ही नहीं कुछ, इतना ही है, सिंपल वाला है। हाँ, तो सिंपल वाला आपके अंदर वो क्वालिटीज़ और ड्यूटीज़ वाला आ गया सीधा। हुँ, मतलब करना रो स्कोप देखो भाई, सबसे पहले तो मान लीजिए घर में ही हैं हम। एक तो फर्स्ट एड हो गया, मान लें किसी को अचानक से कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है वहाँ पे। अगर मान लो आपको घर पे ही फर्स्ट एड करना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, आपको आइडेंटिफ़ाई करना है कि आपको बीमारी क्या है, ठीक है? कोई भी बीमारी है, उसका उपचार करने से पहले आपको उसके सिम्पटम्स देखने होंगे, ठीक है? इसी आधार पर क्या है, आप कोई गोली ऐसे तो है नहीं कि आपने कुछ भी हुआ और आपने वो पैरासिटामोल उठा के ले ली। मोस्टली करते तो यही है, कुछ भी हो पैरासिटामोल उठा के ले लेते हैं, ठीक है? सिर दर्द हुआ तो भी पैरासिटामोल, पेट दर्द हुआ तो भी। तो सबसे पहले हमें सिम्पटम्स देखने हैं। अगर हमें पेट दर्द हो रहा है, तो हमें पेट दर्द की दवाई लेनी है, ठीक है? ना कि पैरासिटामोल लेनी है, ठीक है? तो इसमें बोला सबसे पहले हमें आइडेंटिफ़ाई करना है कि क्या हुआ है हमें। मान लीजिए कोई बेहोश हो जाता है एकदम से, किसी का क्या है एकदम से कँपकँपी चढ़ जाती है, तो भई कँपकँपी चढ़ रही है, सर्दी लग रही है, तो इट मीन्स उसको क्या है, बुखार हो गया है, ठीक है? बेहोश हो गया तो हो सकता है भई उसका बीपी डाउन हो गया हो, या फिर हो सकता है कि गर्मी के कारण उसको घबराहट हो रही हो, ठीक है? अधिक भूख लगना, खून का जम जाना, सिर में ज़्यादा दर्द, भयंकर दर्द होना, तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफ़ाई करना है कि हमें हुआ क्या है। उसके बाद हम रोग का उपचार करना, टू डायग्नोस। जैसे ही हमें सिम्पटम्स का पता लगता है, तुरंत ही उसका उपचार करना चाहिए। रोगी को अस्पताल पहुँचने या डॉक्टर के घर तक आने तक, यानी कि जब हमें पता लग गया, तो सीधे देखो एकदम से अगर किसी को घर में कोई चक्कर खा के बेहोश हो गया है, तो सबसे पहले तो हम पानी के छींटे देंगे। उसका उपचार जो प्राइमरी उपचार है वही हम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, ठीक है? तो हमें ऐसा वो करना है ताकि वह बिल्कुल सही सलामत कहाँ तक, डॉक्टर तक पहुँच जाए। पेट में दर्द होने पर आप क्या करते हो? मैम पेट में जब दर्द होता है तो नींबू पानी पीते हैं। नींबू या इनो ले लेते हो, है ना? गैस एसिडिटी वगैरह बनती है तो, ठीक है? यस मैम। और मान लीजिए अगर किसी को काट लिया, साँप ने काट लिया, तो आपने क्या किया, वहाँ पर ज़ोर से अपनी जो भी चुन्नी है या जो भी आपके पास है, उसको क्या है, ज़ोर से बाँध लेते हो आप, ताकि वो जो ज़हर है वो बाकी बॉडी में आगे सर्कुलेट ना हो ब्लड के ज़रिए, है ना? तो हमने सबसे पहले तो क्या है, अब किसी को देखो नाक से खून, नकशीर जिसको बोलते हैं हम यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, उस बच्चे को या तो गीली मिट्टी सुंघाते हैं या उसके सिर पे पानी डालते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले डायग्नोज़ किया हमने, और उसके बाद सबसे पहले तो हमने आइडेंटिफ़ाई किया कि हुआ क्या है,
फिर हम डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद आता है रोग का निपटार करना। रोग का अंतिम रूप से निपटारा करने के लिए रोगी को तुरंत अस्पताल में पहुंचाया जाता है। फर्स्ट एड का मतलब ये नहीं है कि हम पूरे डॉक्टर बन गए, नहीं, हमने जस्ट प्राइमरी उसको सपोर्ट दे दिया ताकि वो वहां तक पहुंच सके, ज्यादा नुकसान ना हो, तो उसका उचित इलाज हो सके उसके लिए हम उसको प्रॉपर वहां पर पहुंचा देते हैं। तो लास्ट में रोग का निपटारा कहाँ पर होता है? हॉस्पिटल में या डॉक्टर के पास। तो ये दे रखा था इसका स्कोप, एरिया क्या है। तो फर्स्ट एड का एरिया क्या है? सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें हुआ क्या है, फिर हम क्या करते हैं, थोड़ी बहुत रेमेडी करके देखते हैं, ठीक है, डायग्नोस करके देखते हैं, भाई हम थोड़ी बहुत दवाई वगैरह ले ली या फिर जिस बच्चे को, और लास्ट में जो रेमेडी है वो उपचार, कंप्लीट उपचार कहाँ पे जाके होता है? हॉस्पिटल में या डॉक्टर के पास जाके, ठीक है। अब इसमें बताया गया है हमारा आगे फर्स्ट एड में ही प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के क्या क्या सिद्धांत है? डू नॉट टेक, देखो भाई फर्स्ट एड के क्या, हम फर्स्ट एडर, हम हेल्प कर रहे हैं, हमें डॉक्टर की जगह नहीं लेनी यहाँ पे। डू नॉट टेक हिमसेल्फ एज ए डॉक्टर, खुद को डॉक्टर नहीं समझना है। फर्स्ट एड के भी कुछ रूल हैं, ठीक है, हमें जस्ट प्राइमरी हेल्प करनी है, हमें खुद को डॉक्टर नहीं समझना है। दूसरा, टू रिमूव द कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट, चोट के कारण का निवारण करना, ठीक है। रोगी को क्या है, यथासंभव, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, उसको फटाफट से वहां से निकालना, ठीक है। किसी को बिजली का झटका लग गया है तो उसको फटाफट से डंडे से उसको उससे अलग करना, ठीक है। तो ये प्राथमिक उपचार करने हैं हमें, उसको ये नहीं कि वहीं पे शॉक लग गया तो हम वहीं पे उसका ट्रीटमेंट करने लग गए, ठीक है। उसके बाद भीड़ को दूर रखना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति चोटग्रस्त हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो, तो वहां पर एकदम से हमें ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। हमारी ये भी ड्यूटी है कि हमें भीड़ को, भाई इसको थोड़ी सी क्या है, इसको सांस आने की तो वो दो जगह है। उसके बाद टू स्टॉप ब्लीडिंग, रक्त को रोकना। अगर किसी की ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो हमें, हमारे पास जो भी उस टाइम पे अवेलेबल है, पट्टी अवेलेबल नहीं है, कुछ और चीज है, चुन्नी है, दुपट्टा है, कुछ भी है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उसको वहां पर उसकी ब्लीडिंग रोकने में हेल्प करनी है। उसके बाद है प्राथमिक सहायता के ABC का ज्ञान होना। एबीसी का मतलब होता है हमारा एयरवे, बी फॉर ब्रीथिंग और सी सर्कुलेशन। वो बताते हैं ना, ऐसे हाथ रख के उसको, मान लीजिए किसी को एकदम से हार्ट अटैक आ जाता तो ऐसे हाथ करके वो कौन सी वो करते हैं, वो हमें सिखाते हैं, ठीक है, ये वाली करना, ताकि एकदम से उसका पूरा का पूरा जो हार्ट है वो बंद ना हो, थोड़ा बहुत वो रहे। उसके बाद है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, कर्तव्य बनता है। गिव फुल रेस्ट टू पेशेंट, पेशेंट को रेस्ट देना है हमें। चेतना को निर्धारित, ये देखना है कि वो कॉन्शियस है, यानी कि बेहोश तो नहीं हो गया है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अचेतन मुद्रा में है, यानी कि अनकॉन्शियस है, तो उसको हमें पानी वगैरह नहीं पिलाना है वहां पर, ठीक है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें ऑब्जर्व करना है कि रोगी का क्या, कैसे क्या हो रखा है उसके सबसे, और दूसरी बात, उसके घर वालों को सबसे पहले सूचित करना है, ठीक है। और उसके लिए जो अरेंज करना है कोई भी ट्रांसपोर्ट इमीडिएटली जो उसको वहां तक पहुंचा सके, ठीक है। यानी कि जो भी आपकी, कौन लेके जाता भाई, एम्बुलेंस, हाँ जी, एम्बुलेंस का इंतजाम करना है, हमें कॉल करना है, कॉमन सेंस का यूज करना है। तो ये कुछ क्या है, प्रिंसिपल्स को हमें फर्स्ट एड के दौरान क्या करना है, ध्यान फॉलो रखना, करना है। ठीक है। अब उसके बाद आगे हैं क्वालिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ फर्स्ट एडर, बताइए। क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक फर्स्ट एड देने वाले बंदे के अंदर? बताओ रंजन। मैम इसमें यही है ना, स्थिति मतलब स्थिति का टूटना, जैसे कि जब हमारे शरीर में बहुत सारे अचानक से दर्द वर्द होने लगते हैं, यही बताना है ना इसमें। इसमें ये बताना है कि सबसे पहले तो क्वालिटी बतानी है। अब आप किसी को फर्स्ट एड दे रहे हो तो क्या क्वालिटी, एक तो आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, है ना। हाँ, दूसरा, कि उसके पास आपके, उसको कैसी, हाँ, कितना चोट लगा है, कैसा चोट है उसका, हाँ जी, यही है ना। हाँ जी, उसका मतलब हमें देखना है कि उसका रक्त कितना बह रहा है। हाँ, किसी को जैसे खेलते खेलते चोट लग जाता है, तो हमें देखना है कि उसके पैर में चोट लगा है कि हाथ में, या फिर नाक से खून आ रहा है। तो उस स्थिति में हमें उसको क्या, उसकी सहायता करनी चाहिए। तो जैसे किसी के नाक से खून बहता है तो उसको लेटा देना चाहिए, ताकि ज्यादा रक्त को रोकना चाहिए कि ज्यादा नहीं बहे, जिससे कि उसको उसकी स्थिति जो है वो खतरे में आ सकती है।
भीड़-भाड़ जैसे भीड़-भाड़ वाले इलाके में किसी हाँ जी, देखो क्या-क्या करना भई, क्या-क्या क्वालिटीज़ हैं? एक्सपर्ट, एक्सपर्ट का मतलब उसको एबीसी जो सिखाई जाती है फर्स्ट एड में, ए फॉर एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन वाली, उन चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है? अब जिसको नहीं पता तो वो क्यों ही मैदान में कूदे, ठीक है? तो जिसको अच्छे से फर्स्ट एड के बारे में पता है, उस व्यक्ति को आगे करो कि भई इसकी एबीसी वाला जो उपचार है, सबसे पहले वो उनको दो। सिम्पैथी एटीट्यूड, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना है हमें, शांत रहना है, धैर्यवान रहना है। एक तो अगले बंदे को चोट लगी हुई है, ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, उसके ही ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, तो ऐसा हमारा बिहेवियर नहीं होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, डिसीजन लेने वाला होना चाहिए, तत्पर क्विकली क्विकली क्या है, तत्पर रहने वाला, यानी कि एकदम से अगर कहीं पे एक्सीडेंट हो गया है या रोगी को पहुंचा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति हो जो शीघ्रता से क्या है आपको वहां पर पहुंचा दे। आपका क्या समझदार व्यक्ति होना चाहिए, आपका इमीडिएट डायग्नोस्ट करने वाला, तत्काल निदान करने वाला होना चाहिए। मस्ट बी रिसोर्सफुल, साधन संपन्न होना चाहिए, यानी कि साधन संपन्न का मतलब ये है कि ऐसा हो कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को स्ट्रेचर के लिए लेके जाना है, हमारे पास स्ट्रेचर नहीं है, तो हम फटाफट से लकड़ियों का प्रयोग करके पट्टियों की जगह धोती या चुन्नी का प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद दक्ष स्किलफुल होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए और चतुर एवं होशियार, ये सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। अनुशासित होना चाहिए, उत्तरदायी होना चाहिए। अब इनको अपने उसमें एक्सप्लेन कर दो रंजन। मैम इसमें तो यही है, आपने तो बता तो दिया हाँ जी। कि मतलब इसमें मतलब जो प्राथमिक शिक्षा में प्राथमिक सहायता ये होता है कि जो हम खुद से करते हैं, जैसे मतलब किसी को अचानक कोई भी दुर्घटना होता है तो हमारे पास सामान उपलब्ध होना चाहिए, उसको उस टाइम पे करना चाहिए तुरंत, और नहीं होता है हमसे तो उसको डॉक्टर के पास भेजना चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए, सहायता करना चाहिए, उसको हॉस्पिटल टाइम पे पहुंचाना चाहिए, यही सब तो है इसमें। हाँ जी, बस ठीक है। उसके बाद आती है ड्यूटीज़ ऑफ फर्स्ट एडर। फर्स्ट एडर की क्या-क्या ड्यूटीज़ होती हैं? सबसे पहले तो क्या है, अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, स्थिति को समझना। सबसे पहला कर्तव्य क्या है? ड्यूटीज़ तो है ना रंजन तुम्हारे में? यस मैम। हाँ, बताइए ड्यूटीज़ क्या-क्या हैं एक फर्स्ट एडर की? मैम इसमें ये विभिन्न प्रकार की चोटों के लिए उपाय, हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें यही है स्थिति का टूटना, जैसे कि वैसे तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दुर्घटना होता है, इसमें व्यक्तियों की स्थिति टूट जाता है मतलब, तो परंतु वहां पर हमारा विशेष संबंध शारीरिक शिक्षण संबंधी क्रियाओं से है, आजकल मतलब यही है मैम, खेल कूद। आपकी बेटी बड़ा डिस्टर्ब कर रही है, चलो मैं ये करवा देती हूँ। सबसे पहले तो क्या, अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, अगर आप किसी की फर्स्ट एड के तौर पर हेल्प कर रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, क्या कर्तव्य, आपकी क्या ड्यूटी है? सबसे पहले मेरे को ये देखना है कि क्या सिचुएशन हुई है, लोग इकट्ठे हुए, भीड़-भाड़ लगी हुई है, तो क्या हुआ है वहाँ पे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि भई यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया और तुम सीधे-सीधे निकल लिए अपने फ़ोन में मुँह घुसाए हुए, ठीक है? नहीं, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अंडरस्टैंड द सिचुएशन को देखना है, भई क्या है, इसको डॉक्टर की जो घायल व्यक्ति है उसको तुरंत डॉक्टर के पास पहुँचाना है या कैसे क्या करना है। दूसरे हमारा डायग्नोस जो पहले बात आई थी, ये देखना है, सबसे पता लगाना है कि दुर्घटना कैसे हुई? रोगी से पूछा जाए कि कैसे क्या हुआ, या अगर वो उसमें इस हालत में नहीं है तो उसका जो भी वो है, एक तो उसके घर वालों को सूचित करना, ये भी क्या है, हमारी ड्यूटीज़ है, ठीक है? डायग्नोस करना कि भई कैसे क्या हुआ है, इसको चोट कहाँ लगी है, कैसे है, मूर्छित हो, बेहोश हो गया है, दर्द है, कंपन है, क्या है, या खून उसका बह रहा है, ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, डायग्नोस करनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट की तरफ भागेंगे। ट्रीटमेंट में प्राइमरी ट्रीटमेंट देंगे उसको, ताकि उसकी स्थिति ना बिगड़े और वह आसानी से क्या है, वहाँ तक हॉस्पिटल तक पहुँच जाए। इमीडिएट डिस्पोज़ल, तुरंत निपटान। इसमें क्या है, तुरंत निपटान में जो प्राइमरी जो आपने फर्स्ट एड दी है, उसमें ये तय करना है कि रोगी दुर्घटना स्थल से डॉक्टर की आवश्यकता है या नहीं है, ठीक है? तुरंत निपटान में इमीडिएट डिस्पोज़ल में बताया गया है कि पहले ये देखना है कि इसको यहीं पे ठीक हो जाएगा हमारी फर्स्ट एड से, या उसको
डॉक्टर तक पहुँचाना है, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन के अनुसार उसे तत्काल अगर मान लीजिए अगर ठीक-ठाक है, वो थोड़ी बहुत चोट लगी है, तो वो खुद इस लायक है कि उठ सकता है, तो दिक्कत नहीं है। अगर उसको ज़्यादा तकलीफ़ है, तो हमें तुरंत उसको क्या है हॉस्पिटल में पहुँचाना है। उसके बाद इच्छा से पूर्णतः सहायता में लीन होना, विलिंगली इन्वॉल्व्ड कंप्लीटली, ठीक है? शिल्पी का शायद ये ठीक है भाई, देखिए अब एक फर्स्ट एडर की क्या है, उसकी विलिंग होना चाहिए, विलिंग यानी कि इच्छा होनी चाहिए, तभी क्या कर सकता है वो काम कर सकता है, किसी की हेल्प कर सकता है। जब आप ज़बरदस्ती थोड़ी ना किसी की हेल्प करोगे, ठीक है? तो एक फर्स्ट एडर क्या है, निस्वार्थ भाव से जो भी व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, उसकी हेल्प करना। आगे वातावरण को शांत बनाए रखना, अगर कहीं पे कुछ हो गया तो हो हल्ला नहीं मचाना है, शांति बनाए रखना है। आगे स्वीट टेम्पर, ठीक है? हमें मधुर व्यवहार रखना मैम है, ठीक है? कोई बात नहीं बेटा, ये सारी बातें हाँ, तो पर समझ तो आ रहा है। हाँ जी, सारा मान लीजिए आप कोई भी चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ ना, अपने ऊपर अप्लाई करो। अब तुम यहाँ पे ये सोच लो कि तुम एक फर्स्ट एडर हो, किसी के साथ कुछ हुआ है तो आपको वहाँ पर कैसा बर्ताव करना है, ठीक है? तो यस मैम। खुद को उस सिचुएशन में रखोगे, तो वो चीज़ें तुम्हें याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको खुद में खुद वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। अब आपको क्या करना है, स्वीट अपना मधुर व्यवहार रखना है, ठीक है? ज़िम्मेदारी की भावना रखनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दुर्घटनाग्रस्त है सबसे पहले तो उसको प्राइमरी हेल्प दे दी, फिर उसका हमें उत्साह बढ़ाना है, ना भी कुछ नहीं हुआ आपको, आप ठीक हो जाओगे, ठीक है? उसको सांत्वना देना, उसकी चिंता नहीं बढ़ानी हो, भाई तेरा तो सिर फट गया, तू तो मरेगा, ऐसे तो बेचारा और ज़्यादा घबरा जाएगा। न भई कुछ नहीं हुआ आपको, आप अभी थोड़ी देर में डॉक्टर के पास जाओगे और ठीक हो जाओगे, कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं हुआ है, ठीक है? हमें तो इस तरह की सिचुएशन में हमें इस तरह का बिहेवियर वहाँ पर दिखाना है, उसका उत्साह बढ़ाना है। उसके बाद टू रिमेन इन हिज़ लिमिट, सीमा में रहना। जो प्राइमरी हेल्प जो फर्स्ट एडर है, उसको आवश्यकता से अधिक कार्य नहीं करना चाहिए, अपने क्षेत्र से बाहर अतिक्रमण करने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, सीमा में रहकर ही काम करना है। सीमा में रहकर काम करने का मतलब भई सिर्फ़ फर्स्ट एड करना है हमें, वहाँ पूरा डॉक्टर नहीं बनना है आपको, ठीक है? कि कहीं वहीं पे उसकी चीर-फाड़ कर दो, नहीं। तो हमें एक सीमा में रहना है। सबसे पहले रक्तस्राव को रोकना। सबसे पहला काम क्या है, अगर ब्लीडिंग किसी को हो रही है, तो अगर पट्टियाँ नहीं हैं, तो क्या है, कोई चुन्नी है, कुछ भी आपके पास अवेलेबल है, तो उस व्यक्ति का क्या करना है, हमें सबसे पहले ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करनी है, ताकि उसकी जो लाइफ़ है, वो खतरे में ना पड़े। पीड़ित व्यक्ति का उपचार धैर्यपूर्वक और शांतिपूर्वक करें, हड़बड़ी या जल्दी में ना करें। रोगी की सुरक्षा व दुर्घटना के कारण को तत्काल हटाना चाहिए। उसकी सुरक्षा व दुर्घटना के की क्या कारण रहा है, वो उसके रिमाइंड में ना बिठाकर सबसे पहले हमें रोगी की सुरक्षा को आगे रखना है। सामान्य बुद्धि का उपयोग करते हुए जितने भी साधन हैं, उनको काम में लाने में सक्षम होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, ठीक है? विनम्रता युक्त व्यक्ति होना चाहिए, प्यार और सहानुभूति से काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है? तभी यही एक क्या है, फर्स्ट एडर की ड्यूटीज़ हैं। तो यही था आपके सिलेबस में फर्स्ट एडर, उससे अगला जो क्वेश्चन है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है? आ गया समझ में? यस मैम। ये मतलब दोनों मैम हाँ जी बेटा। मैम आपका तो फोटो ही नहीं दिख रहा। इस बताऊं, हाँ जी। आहार अथवा भोजन का अर्थ बताया सबसे पहले। अच्छे मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। व्यक्ति का सामाजिक स्तर या आर्थिक स्तर कैसा भी हो, लेकिन उसके स्वास्थ्य का मुख्य आधार भोजन ही होता है। इसलिए आहार एवं पोषण का ज्ञान हमारे लिए अति आवश्यक है। सामान्य तौर पर आहार एवं पोषण का एक दूसरे का पर्याय समझा जाता है, जो कि सर्वथा अनुचित है। वास्तव में आहार का अर्थ उन सभी पदार्थों से है जिनका उपयोग करके प्राणी जीवित रह सकता है। आहार में विभिन्न प्रकार प्रकार के पदार्थों का मिश्रण होता है जो जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, जबकि पोषण एक गतिशील प्रक्रिया होती है जिसमें आहार के उपभोग से शरीर को पुष्ट बनाया जाता है। मतलब इसमें अलग-अलग कर दिया है दोनों को, आहार को और पोषण को। आहार वो सारी चीज़ें हो सकती है जो हम खा रहे हैं। उल्टी-सीधी चीज़ें भी जैसे जंक फूड हो गया, वो भी हमारा आहार ही है। लेकिन जो पोषण है वो हमें सिर्फ़ जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको खाने से मिल रही है हमें, तो पोषण अलग चीज़ हो गई और आहार अलग चीज़ हो गई, दोनों को अलग कर दिया।
वास्तव में आहार की आवश्यकता हमें जब होती है, जब हम कोई कार्य करते हैं, तो हमें सर्वप्रथम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके साथ-साथ ऊतकों में भी टूट-फूट होती है, जिसकी मरम्मत आहार से ही की जाती है। इसके अलावा आहार में नए-नए तंतुओं का निर्माण भी होता है तथा इससे शरीर की विभिन्न क्रियाएँ नियमित रहती हैं। आहार शारीरिक ताप को संतुलित रखता है, हमारे शरीर के विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें बताया है कि आहार जो है, जो हमें पोषक तत्व जो हमें हमारे खाने से मिलते हैं, वो हमारे शरीर की मरम्मत करने के लिए, जैसे हमारे बालों को अच्छा करने के लिए, नेल्स को सुधारने के लिए या हमारी बॉडी में जो तंतु होते हैं, मतलब कोशिकाएँ होती हैं, वो बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, विटामिन्स की आवश्यकता होती है, तो वो सारे हमारे आहार में आ जाते हैं। उसके बाद में इसमें आहार का वर्गीकरण किया है। प्राय आहार में भी सभी तरह के पौष्टिक पदार्थ अलग-अलग अनुपात में होते हैं। कोई भी भोज्य पदार्थ ऐसा नहीं होता जिसमें भोजन के सभी तत्व पूर्ण रूप से विद्यमान हो। जैसा कि तेल तथा घी में वसा ही पाया जाता है। अतः पौष्टिक तत्वों की अपेक्षित बहुतायत को किसका तो माइक है। बहुतायत को ध्यान में रखते हुए आहार या भोजन को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसमें बोला है कि कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें सारी ज़रूरतें हमारी पूरी हों, तो उनको 3 भागों में डिवाइड किया है आहार को। सबसे पहला है प्रोटीन की अधिकता वाला आहार, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट की अधिकता वाला आहार। उसके बाद है रक्षात्मक आहार। प्रोटीन वाले में लिखा है, इस प्रकार के आहार में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जैसे मीट, मछली, दालें, दूध व दूध से बने हुए पदार्थ, जिसमें हमें प्रोटीन मिलता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट की बताया है कि इस तरह के आहार में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, जैसे कि अनाज, चीनी, आलू, गुड़ आदि। और रक्षात्मक यानी प्रोटेक्टिव फूड, जो में शायद हो सकता है कि हमारे इसमें होती है प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण आदि शामिल होते हैं। इस प्रकार का आहार हमें मुख्य रूप से दूध, अंडे और हरी सब्जी और फलों से प्राप्त होता है। तो भोजन के प्रकार बताए हैं इसमें, शारीरिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य और सामाजिक कार्य। भोजन के कार्य जो होते हैं वो 3 तरीके में बताया है इसमें, शारीरिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य और सामाजिक कार्य। शारीरिक कार्य में बताया है, शारीरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से करने के लिए आहार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अंतर्गत भोजन के 3 कार्य होते हैं। 3 कार्य शारीरिक काम जो है हमारे भोजन से मिलता है, उसमें 3 अलग-अलग और डिवाइड कर दिया इसमें। ऊर्जा प्रदान करता है, ऊतक का निर्माण करता है और निय शारीरिक क्रियाओं को करने में नियमित रूप से हमें सहायता करता है। तो मतलब शारीरिक रूप से हमें मदद करता है हमारा भोजन, ताकि हमें एनर्जी मिलती रहे और हमारे जो टिश्यूज़ हैं उन्हें बनाने में मदद करे और हमारे दूसरे-दूसरे जो हम काम करते हैं, जैसे भागना, दौड़ना, खेल-कूद करना या चलना-फिरना जो भी है, वो सारे काम करने में मदद करता है। तो उसमें मैम 1 मिनट। मैम, ये ऊतक निर्माण क्या होता है? बेटा हमारी सेल्स को डेवलप करना। ओके मैम। और बेटा ये पढ़ा रहे हैं ना, अभी जो मेन टॉपिक है ना, हम उस पे नहीं आए हैं। हम मैम ये ओनली मतलब भोजन के बारे में बता रही हैं। हमारा जो अभी टॉपिक है पहले योगिक हम डाइट, देखो जो एक योगा करता है, हाँ जी, योगी उसकी डाइट डाइट पे बता आने, रही हैं। अरे एक जना बोलो पहले। अच्छा मैम, सॉरी। योगिक डाइट पे आने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भोजन क्या होता है, ठीक है? कि हमारी एक बैलेंस डाइट क्या होती है। अब हमें पहले तो ये पता ही नहीं कि भोजन क्या है और हम पहुँच दिए वो जो योगियों वाले खाने पे, ठीक है? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भोजन क्या है, बैलेंस डाइट क्या है और भोजन में क्या-क्या हम शामिल करते हैं। उसके बाद धीरे-धीरे हम अपने ये थोड़ा-सा बताने के बाद आएँगे हम, हमारा जो टॉपिक है, एक यौगिक डाइट क्या होती है, ठीक है? चलो मुस्कान कीजिए इसको कंप्लीट। पहला शारीरिक कार्य में तो डिवाइड कर दिया था, ऊर्जा देना, ऊतक बनाना और शारीरिक क्रिया करने में मदद करना। दूसरा है मनोवैज्ञानिक कार्य, यानी कि हमारा साइकोलॉजिकल फंक्शन करने में हमें मदद करता है हमारा आहार। उसके बाद तीसरा है सामाजिक कार्य, यानी कि हमें आहार एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सामाजिकता को बढ़ावा मिलता है। इसी कारण जब कोई सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, तो अंत में किसी जलपान की व्यवस्था या भोजन की व्यवस्था की जाती है, जिससे आपसी सहयोग को बढ़ावा मिलता है तथा सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। ये 3 ही पॉइंट बताया है इसमें, शारीरिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य और सामाजिक कार्य।
ठीक है, अब आते हैं हम, अब आपको पता लग गया होगा कि भोजन क्या होता है या बैलेंस डाइट क्या होती है। ठीक है, बैलेंस डाइट क्या होता है, जिसमें एक आपका ऐसा भोजन जिसमें सारे के सारे आपके मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स में ये सारी चीज़ें जिसमें बैलेंस मात्रा में होती हैं। ठीक है, उसी को बैलेंस डाइट या भोजन कहते हैं। और इन्होंने ये बताया भी, प्रोटीन युक्त भोजन होता है हमारा, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन होता है, और हमारा प्रोटेक्टिव हमारा फूड होता है। ठीक है, जो हमें रोगों से हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो ये टाइप के हमारे फूड होते हैं। अब जो मेन हमारा टॉपिक जो दे रखा है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो है यौगिक डाइट। व्हाट डू यू मीन बाय यौगिक डाइट एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड अकॉर्डिंग एन ए योगी। योगी कौन होते हैं भाई? जो तपस्या वगैरह करते हैं, जो साधक होते हैं। ठीक है, जो अष्टांग योग के मार्ग पर चलते हैं, या फिर जो समाधि की अवस्था में पहुंचते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? योगी बोलते हैं। ठीक है, तो उनके लिए क्या डाइट है उसके बारे में हमें यहाँ बताना है। तो समाधि के माध्यम से साधक अपने अंतिम लक्ष्य या परमपिता परमेश्वर से मिलने का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है। तो उन्हें क्या है? योग साधना रूपी इस कठिन तप में, जहाँ साधक का दृढ़ निश्चय साधना रूपी कर्म व मन वचन या कर्म की पवित्रता के साथ देता है। अब देखो भाई, इसमें ये बताया गया है कि जो योगी है वो साधना कर रहे हैं। ठीक है, अपने भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उनका एक दृढ़ निश्चय। तो वो किस टाइप का गुड आफ्टरनून बेटा, तो वो किस टाइप का खाना खाते हैं, उसके बारे में, किस प्रकार का खाना उन्हें खाना चाहिए, ये बातें हमें यहाँ पर बतानी है। तो योगी का आहार आवश्यक होता है, तो उसका आहार ऐसा होना चाहिए जो उसके मन को ना भटकाए। कहते हैं ना, हम अपनी भाषा में बोलते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। ठीक है, देखो हमारे यहाँ पे ये कहावत बोली जाती है, जैसा अन्न वैसा मन। आप जैसा खाना खाओगे वैसे ही विचार आपके मन में पनपेंगे। अगर आप ज्यादा तीखा खाओगे तो हमेशा आप तीखे ही रहोगे। मैं बड़ी मिर्ची खाती हूँ। ठीक है, घर में मैं बड़ी तीखी रहती, क्योंकि मैं मिर्ची घर पे ही खाती हूँ। ठीक है, कॉलेज में या स्कूल में। ठीक है, तो हम जैसा खाते हैं वैसा ही हमारा नेचर बनता है। ठीक है, अगर हम सादा खाना खाते हैं तो हमारे विचार भी वैसे ही पनपते हैं। तो एक योगी के चित्त को कंट्रोल, चित्त का मतलब होता है हमारे मन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो योगी के लिए अनिवार्य है कि अपने मन को कंट्रोल करना और अपनी दिनचर्या को आधार बनाना। तो जो भोजन के संबंध में है, तो उनके लिए एक सात्विक, राजसी और तामसिक भोजन की चर्चा यहाँ पे की गई है कि एक योगी को अपने भोजन के संबंध में अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होती है खान पान के, और उसको इसकी बजाय वह अपना मन को ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है कि जैसा भोजन खाओगे वैसा मन पाओगे। एक योगी के विशेष रूप से आहार ऐसा होना चाहिए जो उसकी योग साधना के उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। अब देखेंगे भाई कि एक योगी के आहार में क्या क्या होना चाहिए। योगी को क्या है? ऐसा भोजन करना चाहिए जो उसके स्वभाव, आयु, लिंग और शरीर की आवश्यकता और दिनचर्या के अनुकूल हो। ठीक है, उसको अब वो पिज्जा तो खाने नहीं आएगा, है ना। तो योगी का भोजन ऐसा होना चाहिए जो उसकी दिन भर की जो दिनचर्या है उसके अनुकूल हो। भोजन के नियम के, जो नियम एक योगी के ऊपर होते हैं, वही नियम क्या है, एक जो साधारण व्यक्ति है उसके ऊपर भी होते हैं। यानी कि जब भूख लगे उसी टाइम खाना खाना है हमें। ठीक है, कम भोजन से ही आवश्यक शक्ति और ऊर्जा मिल सकती है। हमें अधिक भोजन मल के रूप में बाहर निकल जाता है। यदि ऐसा नहीं होता तो शरीर के अंदर किसी भी तरह की व्याधि लग सकती है। इन्होंने बोला है कि भोजन के नियम होते हैं कि जितना हमें भूख हो उतना ही भोजन हमें करना चाहिए। ठीक है, एक्स्ट्रा क्या है, वो एक्स्ट्रा फिर रिक्रिएशन के तौर पे ही बाहर निकलता है। संतुलित आहार ही उचित होता है। इसमें क्या है, आवश्यक कैलोरीज होनी चाहिए। भोजन सात्विक, सादा और आराम से पचने वाला और कम खर्चीला होना चाहिए। ठीक है, जो एक योगी होता है उसको राजसी और तामसिक भोजन से परहेज रखना चाहिए। आगे आप पढ़ोगे इनके बारे में भी, राजसी भोजन कौन सा होता है, सात्विक कौन सा होता है और तामसिक कौन सा होता है। ठीक है, क्योंकि राजसी भोजन शीघ्र पचता नहीं है, मन में विकार उत्पन्न करता है, जिससे योगी भोग विलास की ओर उन्मुक्त होता है। उसमें मिर्च मसालों की मात्रा अधिक होती है, जो हमारे शरीर में क्या है, जलन पैदा करता है, जिससे व्यक्ति आलसी, चिड़चिड़ा, निकम्मा
हो जाता है, ठीक है। अब योगी तथा साधक को ऐसा भोजन कदापि नहीं करना चाहिए जो उसकी इन क्रियाओं में, जो उसकी योगिक क्रियाओं में बाधक बने। निद्रा लाने वाले, चर्बी बढ़ाने वाले और काम उत्तेजना पैदा करने वाले भोजन एक योगी को सदैव उससे दूर रहना चाहिए। उसको हमेशा सात्विक, पचने योग्य और कम भोजन ही खाना चाहिए। उसे विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसे मिर्च मसाले नहीं बल्कि सादा खाना खाते हैं वो, या तो उबली हुई चीजें खाते हैं, ठीक है, खाली उबली हुई बिना मिर्च मसाले की। निश्चित समय पर भोजन करना चाहिए, ठीक है। उनका समय क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। अब तुमने कभी देखा होगा, वीडियो भी देखी होंगी, जैन जैन मुनियों की देखी होंगी, है ना, वो कैसे खाना खाते हैं। वो बिल्कुल एक थोड़ा सा मुंह पे तो वो हमेशा वो लगाए रखते हैं, और वो सूर्य अस्त होने से पहले ही खाना खा लेते हैं, उसके बाद वो नहीं खाते। और योगी दिन में 2 बार से अधिक खाना नहीं उन्हें खाना चाहिए, ठीक है। उनका मन हमेशा क्या है, सदैव और एकाग्र होना चाहिए, इसलिए उन्हें कभी भी हड़बड़ी में भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन से पहले पानी पी लेना चाहिए और भोजन के कम से कम 1 घंटे पश्चात पानी पीना चाहिए, ताकि हानिकारक, यदि पानी में नींबू डाला जाए तो और भी अच्छा। भोजन में क्या है, हमेशा कच्ची सब्जियां और सलाद बताया गया है, हरी सब्जियों का अधिक प्रयोग। भाई इन्होंने तो ये होगी क्या, इन्होंने तो सारी चीजें अपनी ही लिख दी। बस मैम इसमें योगी का टाइम टेबल लिखा हुआ है कि योगियों को 6 बजे से पहले ही खाना खाना चाहिए, और मतलब 2 टाइम खाना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम लोग तो 3 टाइम खाते हैं ना, बस यही फर्क है। मैम इसमें योगी इन द सेंस में ये बोला है कि एक जो व्यक्ति होता है, नॉर्मल व्यक्ति से भी रिलेट किया हुआ है कि जो एक नॉर्मल व्यक्ति है उसको योगियों की तरह अपना हाँ जीवन जी, व्यतीत करना चाहिए। योगियों की तरह ये नहीं कि भाई घर परिवार से दूर, योगी मतलब भोजन के मामले में पर्सपेक्टिव हमें से वो कह रहे हैं। करना चाहिए, हाँ जी। यानी कि इन्होंने भोजन के पर्सपेक्टिव सेकंड से कह पॉइंट रहे में हैं। लिखा है ना कि ये नियम सिर्फ योगियों के लिए नहीं, सर्वसाधारण पर भी लागू होते हैं, यस मैम। ठीक है। तो हमें क्या है, अधिक पकी हुई सब्जियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके ज्यादा पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। सप्ताह में 1 दिन का उपवास करना चाहिए, ठीक है, ये उन्होंने बताया है। उपवास संभव ना हो तो उस दिन क्या है, आप फलाहार खा सकते हो, लेकिन कुछ ज्यादा ना खाए, क्योंकि क्या होता है, इससे हमारे 1 दिन हमारे पेट को रेस्ट मिल जाता है। जल्दी जल्दी में भोजन नहीं खाएं, खूब चबा चबा कर खाएं, ठीक है। उसके बाद बिना भूखे भोजन करने की आदत सदैव के लिए छोड़ दो, जब भूख हो तभी हमें भोजन खाना चाहिए। एक योगी को चाहिए कि दोपहर के भोजन के बाद कुछ समय के लिए बाई करवट ले, योग के इसे वाम कुक्षी कहा जाता है। इस तरह आराम करने से भोजन जल्दी पच जाता है। देखो भाई ये बात तो बिल्कुल सही है, हमें हमेशा ना राइट साइड नहीं सोना चाहिए, हमें लेफ्ट साइड सोना चाहिए। क्यों सोना चाहिए लेफ्ट साइड, हमारा हार्ट किस साइड होता है, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट। लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट साइड हमारा हार्ट होता है। तो हमें इसे साइड जब सोते हैं तो हमारे जो शरीर में होता है ना, वो 4 चैम्बर होते हैं। अब मैं साइंस में घुस गई। 4 चैम्बर होते हैं हमारे, जिसमें वेन और आर्टरीज होती हैं। एक में क्या होता है, अच्छे वाला ब्लड होता है, और एक में क्या होता है, हमारा जो खराब वाला डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। एक में ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है और एक डीऑक्सीनेटेड। जब हम लेफ्ट साइड सोते हैं तो जो हमारा जो अच्छा खून होता है ना, वो सारा लेफ्ट की साइड होता है, और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो राइट की साइड होता है। तो जब हम लेफ्ट की साइड सोते हैं तो जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है हमारा, यानी कि जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है, उसका सर्कुलेशन ज्यादा होता है, जिसमें क्या है, हमें बीमारियां कम लगती है, हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो अच्छा रहता है। और जब हम राइट हैंड की साइड सोते हैं तो जो हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो ज्यादा, उसका ज्यादा फ्लो होता है, तो जिससे हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे शरीर को क्या है, डाइजेस्ट करने में उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसलिए बोला गया कि हमें लेफ्ट साइड सोना चाहिए। और जब हम उल्टे सोते हैं ना, तो वो भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसमें हमारा हार्ट क्या होता है, उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ता है, जिससे हार्ट को क्या है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसने बोला कि हमें हमेशा जब भी सोए तो बाई करवट लेकर सोए। रात का भोजन सोने से कम 2 घंटे पहले करना चाहिए, और खाना खाने के बाद हमें थोड़ा घूमना फिरना चाहिए। जहां तक संभव हो सके मौसम के अनुसार ही ताजे फल और सब्जियों खानी चाहिए। हमें तामसी और राजसी भोजन नहीं करना चाहिए। तो ये तो बताई इन्होंने, एक यौगिक डाइट बताई कि हमें हरी सब्जियां खानी है, ये खाना है, ज्यादा मिर्च
हमें नहीं खाने हैं। अब इन्होंने बताया है टाइप ऑफ फूड, जो तामसी राजसी जो जो भोजन अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सात्विक भोजन, सात्विक भोजन वो होता है जिस भोजन में मिर्च, खट्टे पदार्थ, तले हुए, ज्यादा पके हुए पदार्थ नहीं होते, ठीक है। ये ना तो ज्यादा गर्म होता है और ना ही ज्यादा ठंडा होता है। ये शरीर को निरोग रखता है, यानी कि आपको बिल्कुल सिंपल खाना आप खाते हो। आप देखते हो, आप जिस दिन व्रत रखते हो, आप उस दिन ना प्याज खाते ना लहसुन खाते, आप जस्ट क्या है अपने खाने में ना ही कोई मसाला डालते हो, है ना। भी देखो मैं तो ऐसा ही खाती हूँ, खाली जस्ट उबाला और उसमें थोड़ा सा नमक नमक डालती हूँ और इसके अलावा या फिर हल्दी, इसके अलावा कुछ नहीं डालते हम, ठीक है। तो ये होता आपका सात्विक भोजन जिसमें मिर्च मसालों का आप यूज नहीं करते हो, ठीक है। तो ये ऐसा जो भोजन है आपको शरीर निरोग और शक्तिशाली बनाता है, ठीक है। काम वासना और भोग विलास में ऐसा भोजन करने की रुचि कम हो। जब आप ऐसा भोजन खाते हो तो आपके अंदर जो काम वासना और जो और क्यूरियोसिटी है भोग विलास की, जो ये सारी चीजें आपके मन में नहीं आती, मन विचलित नहीं रहता मैम। मन शांत रहता है हमारा। यस मैम, वन। हमें ताजे फल, हरी सब्जियां, छिलके युक्त दाल, अंकुरित अन्न, दूध, दही, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। और ताजा पका हुआ भोजन, ठीक है। ये वाला भोजन हमारा किस में आता है? सात्विक भोजन में। उसके बाद आता है राजसी भोजन। राजसी भोजन में मिर्च, मसाले, खट्टे पदार्थ अधिक मात्रा में होने के कारण ये मनुष्य के अंदर क्या है, उत्तेजना पैदा करते हैं, ठीक है। ऐसे भोजन के कार्य विचार, और ये विचार क्या है, हमारे मन में भी ऐसे ही विचार लेके आते हैं। जिसे व्यक्ति भोग विलास की तरफ ज्यादा होता है, ऐसे व्यक्ति ज्यादा गर्म, ज्यादा ठंडा और खुश्क होता है। ऐसा भोजन क्या होता है, या तो बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडा, इस टाइप का होता है। ये हमारे अंदर क्या करता है, हम जो हमारा आमाशय होता है उसमें जलन पैदा करता है, ठीक है। जो हमारा HCl, जो हमारे पेट के अंदर जो एक जूस होता है, HCl की मात्रा होती है, हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है, जब मिर्च मसाले उसके अंदर मिलते हैं ना तो वो रिएक्शन करते हैं। हमारे सबके पेट के अंदर एक बाइल जूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस में हेल्प करता है, हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जब आप राजसी भोजन खाते हो ना तो बहुत सारे मिर्च मसाले उसमें होते हैं, और तो जितना मिर्च मसाले तो हमें एसिडिटी पैदा करते हैं। तो ये जो एसिडिटी होती है उसी को अमाशय की जलन बोला जाता है, ठीक है। तो भोजन, इससे क्या है, हमारा भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। जैसे चाय पीना, कॉफी, ज्यादा आप ठंडी चीजें पीते हो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ज्यादा मिठाइयाँ, तंबाकू, पान मसाला, शराब, ये सारे किसके अंदर आते हैं, राजसी भोजन के अंदर आते हैं, ठीक है। इस भोजन की सबसे बड़ी कमी ये होती है कि ये हमारी जो डाइजेस्टिव जो पावर होती है उसको बिगाड़ देता है, रोगों से लड़ने की शक्ति क्षीण हो जाती है और हम बुरे कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। ये इसमें बताया गया है। एक बताया गया है तामसी भोजन। तामसी भोजन जिसको हम बासी खाना कहते हैं, ठीक है। बासी खाना, कच्चे गले सड़े फल खाना, दुर्गंध युक्त पौष्टिक तत्वों के बीच के कीटाणु युक्त भोजन तामसी भोजन की श्रेणी में आता है, ठीक है। देखो बेटा, वैसे तो तामसी भोजन कोई नहीं खाना चाहता। अब तुम कई बार देखते हो जिन लोगों को खाना नहीं मिलता वो कूड़ेदान से भी खाना वहां से भी खाना उठा के खाते हैं। तो वो किसका, कौन सा भोजन है, वो तामसिक भोजन है, ठीक है। ऐसा खाना खाने से दानव वृत्ति उत्पन्न होती है। हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से ऐसा खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, रोगग्रस्त हो जाता है व्यक्ति, ठीक है। इसमें स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है, आलसी, चिड़चिड़ा, दुष्ट प्रवृत्ति वाला यहाँ पर बन जाता है। तो ये 3 टाइप्स के भोजन हमें बताए थे। तो सबसे पहले हम तो सारे व्यक्ति राजसी भोजन खा रहे हैं, है ना, यही बात है ना। अरे पिज्जा बर्गर मंगा दो। सात्विक सात्विक भोजन नहीं खा रहे। जिस दिन किसी दिन सिर्फ व्रत मैम नॉनवेज भी तो तामसी भोजन में आएगा ना? हाँ जी, नॉनवेज भी आपका तामसिक भोजन में ही आएगा, बिल्कुल सही बात कही। मैम इसको, मेरे को लगता है ना कि इसको राजसी भोजन जो हम लोग करते हैं उसको राजसी भोजन इसलिए बोलते हैं
क्योंकि पहले ज़माने में ना सिर्फ़ राजाओं लोगों के पास में ही इतनी फैसिलिटीज़ होती थी कि वो दूसरे-दूसरे शहरों से, दूसरे-दूसरे देशों से मसाले मँगाकर अपना मतलब खाने को और स्वादिष्ट बनाते थे। लेकिन जो बाकी जो किसान लोग होते थे या जो आम लोग होते थे, वो सिर्फ़ ऐसे मतलब उबला हुआ या नमक डाल के या प्याज़ से सिर्फ़ रोटी खा ली, ऐसा वाला वो लोग खाते थे। इसलिए इसको राजसी भोजन बोलते हैं। सही है, यस मैम, यही बात है। यही बात है भाई। अब देखो हम जैसे मैम बिहार में देखो, लोग सत्तू पी के रहते हैं। सुबह-सुबह उनका होता है कि सत्तू पीना ही है, मस्ट है कि सत्तू पीना है। हमारे इधर बोले सत्तू पीने के लिए तो कोई पिएगा ही नहीं। भई हम भी नहीं पीते, हमारे हरियाणा में भी नहीं पीते सत्तू। तो हाँ जी, ना हमें अच्छा लगता। अब देखो भाई, यौगिक डाइट में इन एप्लीकेबल इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, अगर हम आज के टाइम पे देखें तो हमें वर्तमान के साथ जोड़ते हुए कैसे क्या करना है। वर्तमान में क्या है, हमारा भाग दौड़ भरी जिंदगी है, भागो भाग सब कुछ, खाना भी हम चलते चलते खा रहे हैं, आराम का तो समय ही नहीं है। तो जंक फूड की प्रवृत्ति क्या है, ज्यादा बढ़ गई है। लोग भागते भागते खाना खाते हैं, आधी रात को लोग खाना खाते हैं। जब भी कोई भी शादी पार्टी कोई भी होती है तो उसमें गरम ठंडा कोई भी चिकनाई युक्त मसालों से भरपूर खाना खाने की हमारी आदत बन गई है। ठीक है, योगी लोग कहते हैं कि रात का भोजन बहुत हल्का होना चाहिए, सोने से 3-4 घंटे पहले खाना चाहिए। परंतु हम आज के टाइम पे क्या कर रहे हैं, बिल्कुल विपरीत कर रहे हैं। पहले के लोग क्या थे भाई, सूर्यास्त से पहले वो भोजन कर लेते थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, हम खाना ही रात को 9 बजे खा रहे हैं। ठीक है, अब 9 बजे खा रहे हैं, 9:30 बजे हम सो जाते हैं। ठीक है, भाई जो घर के बाकी है वो तो सो ही जाते हैं। भाई जो लेडीज है जिनको काम करना है उनको 10 बज जाते हैं या 10:30 बज जाते हैं, तो उनका थोड़ा बहुत पच जाता होगा। ठीक है, बाकियों का तो नहीं पचता भाई। तो वो क्या है, खाते हैं और सो जाते हैं, जिससे क्या है, वो निरोग कहाँ से रहेंगे भाई, बीमारियां तो लगेंगी। तो इसमें बताया गया है अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें क्या क्या चीजें एप्लीकेबल करनी पड़ेंगी। भूख लगे तभी खाना खाना चाहिए, ये नहीं कि जैसा मिल गया वैसा ही खा जाओ, जहां पे भंडारा लगा था चल वही खा लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है हमें। और बाकी सही बोले तो वही भंडारे तो मैं भी बहुत खाती हूँ। केवल उतना ही खाना चाहिए जितनी की भूख हो, भूख से कम खाएं, अधिक नहीं। भाई ये बात मेरे में गलत है, अगर भूख मेरे को 3 रोटी की तो मैं 4 खाती हूँ भाई। ठीक है, उसके बाद प्रयास करें कि भोजन सादा हो। बहुत तरह की चीजें एक साथ खाना पेट पर व्यर्थ का बोझ डालता है। ठीक है, भोजन सदैव शांत भाव से करना चाहिए। हमें जो भी खाना खा रहे हैं उसको पूरी तरह से चबा चबा कर हमें खाना चाहिए। ठीक है, भोजन कभी भी हड़बड़ी में ना करें, भोजन तब तक करें जब तक मन चाहा भोजन समय भोजन में लगा सके। भोजन तब करें जब आप मन चाहा समय भोजन में लगा सके, यानी कि जितना ज्यादा टाइम दे सके। लेकिन हम तो नहीं कर रहे, हम तो 10 मिनट में 5 मिनट में खा पी के दूर। सही बात तो यही है। तो ये था आपका यौगिक डाइटरी वाला, इतना ही था। ठीक है, ये भी सारा क्या है, हमारे खाने से रिलेटेड हैबिट को दिखाता है यौगिक डाइट में। अब एक पार्ट रह गया इसका, योगा एजुकेशन, ये कल करेंगे, फिर ये आपका सिलेबस खत्म, ये बुक। ठीक है, फिर मंडे से नई बुक स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है, लीव कर मैम सकते हो।